देखिए, अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां पे कि गवर्नमेंट का फोकस है, लोकल मार्केट फोकस है। ओबामा साहब बता रहे थे कि इलेक्शन के लिए कि वो आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे या कम कर देंगे, बंद तो खैर नहीं कर पाएंगे, वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों की नौकरी कम कर दी जाएगी, भारतीयों की नौकरी कम कर दिया जाएंगे और वो वहां से जो लोग जाते हैं वीजा लेके जो यूएस में, वो कम कर देंगे, वहां कंट्रोल कर लेंगे वो। देखिए, डिमांड के अगर इस हिसाब से देखें मार्केट में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों का फोकस है बहुत ज्यादा। हेल्थ केयर अगर हम दूसरा सेक्टर देखें, हेल्थ केयर सर्विसेज में वहां पे काफी डिमांड है और काफी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप देखेंगे तो पहले के टाइम में इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं हुआ करते थे, वहां काफी डिमांड है। उसके अलावा अगर हम पावर एंड एनर्जी में देखें तो वहां पे बहुत ही फोकस है। बाहर की बहुत सारी कंपनीज आ रही है जो कि पावर एक्सप्लोरेशन में, पावर प्लांट्स में, थर्मल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट्स और उस पर रिसर्च चल रहे हैं, वहां पे काफी डिमांड है। रिटेल एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि अभी तक पूरी तरह ओपन नहीं है इंडिया में। अगर आप देखिए, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ओपन हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा ह्यूज पोटेंशियल चेन ओपन होगा इंडिया के अंदर में। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, आज की डेट तक में भी बैंकिंग रिस्ट्रिक्टेड टू द बड़ी मेट्रो सिटीज में और सब टियर 2 सिटीज तक है। तो हम आपकी बात समझ रहे हैं कि नई नौकरियों में बैंकिंग हुआ, हेल्थ सेक्टर हुआ, पावर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, रिटेल हुआ और उस पर पॉलिसी हेल्प होती है। तो राजन को लग रहा है कि जिस तरह की पॉलिसी की सरकार खुद दावा कर रही थी बहुत बड़ा कि बहुत सारी नौकरियां निकलेंगी, लेकिन वो पॉलिसी जाकर अटक गई पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में और इससे नौकरियों का बहुत नुकसान हुआ। पॉलिसी एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारे देश में और उस पर एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है। मैं इसको एक दूसरे नजरिए से देखता हूं, जहां तक जॉब डिमांड है। अगर आप देखें कि एक जो पर कैपिटा जीडीपी की हमारी ग्रोथ हुआ करती थी 80s में और 1990s में, वो रहती थी 6-6.5%। हमारी जो जनसंख्या बढ़ती थी करीब 4-4.5% के हिसाब से, तो जो नेट ग्रोथ होती थी वो 2 से 2.5% होती थी। अब 2 से 2.5% का मतलब है कि जो जीडीपी पर कैपिटा आपका डबल होता है, करीब 30 से 35 के बीच में डबल हुआ। अभी अगर मैं देखूं जीडीपी पर कैपिटा ग्रो हमारी हो रही है जैसे 8-8.5% और जनसंख्या करीब 1-1.5-2% के बीच में बढ़ रही है, तो मेरी जीडीपी पर कैपिटा इज ग्रोइंग एट करीब 7 से 8% बढ़ रही है। इसका मतलब हुआ कि करीब 9 से 10 साल में पर कैपिटा जीडीपी डबल हो रही है। हमने अपने लाइफ टाइम में 2-3 बार देखा है। नहीं, पर कैपिटा जीडीपी इज द रियल इंडिकेटर जिससे कि डिमांड बढ़ती है गुड्स एंड सर्विसेज की। जब मेरा पर कैपिटा जीडीपी हर 8-9 साल में बढ़ेगा और आगे आगे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो ये और जल्दी डबल होगा, तो डिमांड होगी मार्केट में। उसमें गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करनी ही होगी। जो पॉलिसी की बात है, अगर मेरा मानना सही है, तो वो है कि जब से ये करप्शन की बात चली हमारे देश में, पॉलिसी क्रिपल हो गई एक तरह से, डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई है। मैं नहीं कहता बंद हो गई है, और इसके जो दूरगामी परिणाम है वो अच्छे ही होने वाले हैं, क्योंकि जब करप्शन कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। एक सबसे बड़ी बात जो इंडिया में आपको माननी पड़ेगी कंपेयर टू जो दूसरे कंट्रीज हैं जिनमें करप्शन इतना ही है या हमसे ज्यादा है या कम है, वहां पे जो करप्शन की कीमत है वो अर्थव्यवस्था पे करती है, जबकि भारत में करप्शन की जो कीमत है वो उद्योगपति पे करता है। इसलिए इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ता उसका। आप इतिहास को देखेंगे, कभी किसी करप्शन की वजह से या पॉलिसी डिसीजन ना होने की वजह से या गलत होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे इतना असर नहीं पड़ा। आज भी लेटर सरकार की पॉलिसी को उस ओर मूव करनी होगी जहां पर नौकरियां और निकले, मूव करनी होगी। लेकिन जहां तक जैसे इस पर कोई पॉलिसी नहीं है। बहुत सारी कार कंपनियां ऑटोमेशन कर रही हैं, बहुत सारे जो मजदूर लगते थे उन्हें अब कम लगेंगे। टेलीकॉम सेक्टर हुआ, वो उनके रेवेन्यूज अब बहुत बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो, या मीडिया कम्युनिकेशंस हुआ, वहां पर भी आपको लगता है यहां जितनी नौकरियां दूसरी जगह बढ़ेंगी वो यहां से कट जाएंगी, तो फिर वो दिक्कत आने वाली है। इस सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने सवाल पूछा। इसके मैं 2 तथ्य देना चाहता हूं और मैं इस पैनल से भी सहमत हूं। दिक्कत बहुत ज्यादा है और मैं अपने पहले स्टेटमेंट पे जाता हूं। इस समय 56% हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं और 14% हिंदुस्तानी जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री से। 37% भारतीय स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज में काम करते हैं। उन लोगों की इनकम बढ़ाना, उन लोगों के लिए सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी इस देश का महन मुद्दा है। अब पहले पढ़ते हैं 56% हिंदुस्तानी।
जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। सरकार कह चुकी है कई बार कि अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक एक स्मार्ट एग्रीकल्चर और नॉलेज कॉरिडोर आएगा। जापान सरकार उसके लिए $1 ट्रिलियन लगाने के लिए तैयार भी है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता, जब हम 56% लोगों के सुधार की बात करते हैं, आज तक वो पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती। हम किसानों से वोट की बात, उसका फायदा उद्योग को और बाकी सेक्टर्स को भी मिलेगा अगर वहां अच्छा होगा। मगर अगर ऐसी पॉलिसी होती है तो स्मॉल एंटरप्राइज आएंगे, किसानों को फायदा होगा, छोटे बड़े सब उद्योगपतियों को फायदा होगा, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होती। अब आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। हिंदुस्तान में इंडस्ट्री की बहुत बात की जाती है, उसमें इंडस्ट्री नहीं है। दिल्ली और मुंबई के बीच में कॉरिडोर बन रहा है जिसका नाम है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वहां 350 टाउनशिप आने वाले, जैसे गुड़गांव या फरीदाबाद टाउन है, ऐसे 350 टाउनशिप आएंगे। सरकार का मानना है वहां 10 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी, चाहे स्मॉल हो, मीडियम हो, एंसिलरी हो, लार्ज हो, सबके लिए। लेकिन आप उसका इंप्लीमेंटेशन क्रियान्वयन देखिए कितना धीमा है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहां पॉलिसी अनाउंस कर दी जाती है, लेकिन 15 साल 20-20 साल वो खिंच जाती है, जिससे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। एक नारायण मूर्ति या किशोर बयानी या फिर किसी L&T और लैंको के भरोसे ना रहे, सरकार भी बहुत सारी ऐसे काम करे, ऐसी पॉलिसी लाए जिससे नौकरियां निकले। और जैसे सुनील ने बताया कुछ खास सेक्टर्स उम्मीद है आपने नोट किए, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या मैं ब्रेक पे जा रहा हूं? नहीं, ऐड तो कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया एग्रोकेमिकल्स है जो कि एक बाकी सेक्टर्स है, ऑटोमोबाइल के R&D सेक्टर्स हैं, तो सेक्टर्स सारे हैं जो होल इकोनॉमी ग्रो कर रहा है इंडिया का। तो कुछ के अलावा जहां पे कि इंश्योरेंस की पॉलिसीज ओपन होती है, ऑलरेडी उन्होंने काफी जॉब क्रिएट किया है इंश्योरेंस एज ए इंडस्ट्री। टेलीकॉम की इन्होंने बात करी, टेलीकॉम में आज की डेट में हमारा लोएस्ट कॉस्ट है टेलीकॉम में, यानी हमें सबसे सस्ती सर्विसेज मिलती हैं। जब ऑपरेटर्स प्रॉफिटेबिलिटी बुक करना शुरू करेंगे तो वहां और जॉब क्रिएशन होगा। तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो। मनी मंत्रा में जॉब्स और सैलरीज की कुछ और बातें आप बन रही हैं। मनी मंत्रा में हम बातें करते हैं पैसे और पॉलिसी की, और आज बात कर रहे हैं सैलरी हाइक्स और जॉब्स की। और थोड़ी देर पहले हमारे जानकारों ने जो इस सब तरफ से जॉब्स और सैलरीज के बारे में एक्सपीरियंस रखते हैं, बात की एक खास चीज की, वो है जॉब स्किल। सैलरी हाइक मिलेगी, जॉब भी मिलेगा, और जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सरकार भी क्रिएट कर पाएगी अगर के स्किल हुआ, क्षमता हुई, कौशल हुआ। और यहां पर हम जानना चाहेंगे नवीन आपसे, क्या स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए, चाहे वो आपने जैसा बात की एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर वहां से लेकर टेलीकॉम या IT हो, क्या स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज है? हिंदुस्तान में स्किल बहुत बड़ा चैलेंज रुकावट है, बहुत बड़ा रुकावट है। हिंदुस्तान के सिर्फ 2% लोग स्किल्ड एंड सर्टिफाइड है। अगर ये फिगर मैं सिर्फ साउथ कोरिया से कंपेयर करूं, वहां के 93% लोग स्किल्ड एंड सर्टिफाइड है। हिंदुस्तान में आप कोई भी सेक्टर लीजिए, अभी बात उठी थी हेल्थ केयर सेक्टर की जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे हिंदुस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर में लोगों के पास स्किल नहीं है, चाहे वो डॉक्टर नर्स के अलावा अस्पताल खोलने के लिए उद्योगपति है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, हाउसकीपिंग नहीं है। हिंदुस्तान में अगर आप इंडस्ट्री खोलना चाहे, हिंदुस्तान अगर कल मैन्युफैक्चरिंग भी खोलना चाहे, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो मैकेनाइजेशन में हो, लेकिन हमारे पास स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड सुपरवाइजर, स्किल्ड मैनेजर्स की सीरियस कमी है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा स्किल गैप। क्या प्रॉब्लम है? क्या हम सारे BA, MA, PhD में बिजी हैं, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं या जो एडल्ट पॉपुलेशन है जिनको कुछ सीखने के लिए है ही नहीं वोकेशनल एजुकेशन? इसके तीन मेन मुद्दे हैं। पहला,